BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। चित्राल में सैलाब के मुतासरीन की मुश्किलात जारी। मकामी लोगों का इंतबाह कि सरकारी बेतवज्जही उन्हें अफगानिस्तान हिजरत पर मजबूर कर देगी। 20 साल बाद ICC टेस्ट रैंकिंग में सरफहरिस्त होने वाले पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह की BBC उर्दू के साथ खुसूसी गुफ्तगू। उनके लिए इंस्पिरेशन कौन है? शेन वॉर्न मेरे बचपन से फेवरेट बॉलर है और मुशीब मेरे उस्ताद हैं। और चलेंगे सिंगापुर, जहां साइंसदानों ने भंवरों को साइबॉर्ग बनाकर उनकी परवाज और चलने फिरने पर कंट्रोल हासिल किया है। मगर आखिर क्यों? चंद दिन पहले आने वाले सैलाब की वजह से पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले चित्राल का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता हो गया था। इससे पहले रवा माह 2 जुलाई की रात आने वाले सैलाब से भी 29 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद बेघर हो चुके हैं। चित्राल से नामानिगार रिफतुल्लाह औरकज़ई की रिपोर्ट। पाक अफगान सरहदी इलाका वादी उरसून चंद दिन पहले तक कुदरती हुस्न का एक शाहकार था, लेकिन 2 जुलाई की रात तबाहकुन सैलाब गांव के लिए मौत का पैगाम लेकर आया। गांव के एक बाशिंदे उस्मान गनी का 2 मंजिलों पर मुश्तमिल मकान न सिर्फ सैलाब में तबाह हुआ, बल्कि उनका पूरा खानदान यानी बीवी और 4 बच्चे भी पानी में बह गए। पूरा जिंदगी मेरा सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। मेरी सिर्फ एक बेटी रह गई है जिसके सहारे मैं अब जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी बेटी कभी अपने चचा के घर में होती है और कभी दीगर रिश्तेदारों के यहाँ। अब हमारा अपना कोई घर नहीं रहा। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारी इमदाद करें। सैलाब से गांव की ज़मीन की सतह नाहमवार होकर बुलंद हो गई है, जबकि आबादी नीची रह गई है, जिससे मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में मजीद सैलाब के खतरात पैदा हो गए हैं। लोगों के लिए इस इलाके में रहना मुश्किल हो चुका है। लोग कहते हैं कि हमारे ये मसाइल हल न हो जाए तो हम इस पर मजबूर है कि हम अफ़गानिस्तान जाए, वहाँ पे अपना ले रोज़गार बनाकर किसी तरीके से वहाँ पे हम रहते हैं, या किसी दूसरी जगह को हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन इधर लोगों का रहने का जगह है नहीं। उरसून गांव में आने वाले सैलाब ने इस पूरे इलाके का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया है। ये देवकामत पत्थर भी सैलाब में बह के आया है, जबकि यहाँ कई घर और खेत भी सैलाब की नज़र हो चुके हैं। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि अब इनके लिए यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं। बालाई चतराल के इलाके गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, जहाँ तकरीबन 20 के करीब वादियों में बुनियादी शहरी ढांचा तबाहली का शिकार है। उधर चतराल की मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब से 16 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि बहाली के लिए सिर्फ 74 करोड़ रुपए जारी किए गए। इतनी एक बड़ी अमाउंट है 16 अरब रुपए कि ये तो सिर्फ मेरी नज़र में सूबाई हुकूमत के लिए तो मुमकिन नहीं है। इसके लिए तो हमें यकीनन जो डोनर्स हैं और दीगर हमारे जो मुल्क हैं वो ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल हो सकता है। चतराल गुज़िश्ता 4 सालों से मुसलसल कुदरती आफात की जद में है। इस साल भी चतराल में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है, लेकिन नुकसानात को कम से कम रखने के लिए कोई मौसर पॉलिसी नज़र नहीं आती। रिफतुल्लाह औरकज़ई, BBC न्यूज़, चतराल। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का कहना है कि कुदरती आफात की पेश कोई नहीं कर सकता, लेकिन इंतज़ामिया नुकसानात से बचने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। उन्होंने पेशावर में हमारे साथी रिफतुल्लाह औरकज़ई से बात की। हमसे पहले यहाँ पे सिर्फ रेस्क्यू 1122 के 2 शहरों में था, पेशावर और मर्दान। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में हम इसका दायरा कार बढ़ा रहे हैं और उसके लिए प्रोसेस जो है वो शुरू है। चित्राल में गुज़िश्ता 4 सालों से मुसलसल सैलाब आ रहे हैं और अब तक वहाँ 16 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और बहाली के लिए आप लोगों ने सिर्फ 74 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो ये बुनियादी ढांचा कैसे बहाल होगा? नहीं, ये फिगर्स दुरुस्त नहीं हो सकती। देखें, बात यह है कि ये फिगर आपकी मैं अर्ज़ करता हूँ, मकामी इंतज़ामिया ने मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जिन लोगों की लाइफ लॉसेस होते हैं, इंजर्ड पर्सनस होते हैं, फिर घरों के नुकसानात होते हैं, ये भी अरबों रुपए में होते हैं। और कोई जो पिछले सालों में हमारा हुआ था, कोई 12-13 अरब रुपए हमारा इस कंपनसेशन के ऊपर भी लगा है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो काम है, जो ब्रिजेस के काम है या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी है,
उन सब के मोस्टली टेंडर्स हो चुके हुए हैं और काम। अच्छा, जो अजला सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए हैं वहाँ बहाली का काम इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है, तो क्या वजह है? फ़ंड्स की कमी है? देखिए, फ़ंड्स की कमी भी एक ज़रूर मसला है। फेडरल गवर्नमेंट से हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं और चलते रहते हैं। हुकूमत की अपने जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए भरपूर कोशिश होती है कि ऐसी सूरत हाल में जो उसका पहला फेस होता है रेस्क्यू और उनकी ऊपर फूड और चीज़ें प्रोवाइड करना और सारी, उस पर मैक्सिमम खर्च किया जाए ताकि लोग इमीडिएटली उनको रिलीफ हासिल हो जाए। फिर उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन का मरहला आता है, तो वो हम ग्रेजुअली करते जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत से इस बाबत कोई इमदाद की तवक्को या इम्कान है? देखिए, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है बेसिकली और सूबाई गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है फिर NDMA के साथ हमारा जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये उनसे रब्ता करती है। तो ये टेक्नोलॉजी को आप कुदरती आफात में किस तरह देखते हैं कि ये भी इस तरह की भी इतलात हैं कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है? आप अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से तो आगे नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। उन मुल्कों में भी इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। वहाँ भी टोर्नाडो, तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, घरों के घर वो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। हमारे भी ऐसी सूरत हाल होती है कि नुकसानात जितने बड़े होने चाहिए, लेकिन जितने हमारे अभी हुए हैं कुछ इससे भी बड़े वहाँ भी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी चाइना में बहुत बड़ी स्लाइड आ गई, उनका बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया है। तो दुनिया में ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इनका 100% मुकाबला नहीं कर सकते। कुदरती आफात का आप कोई कहे कि मैं ज़लज़ले का मुकाबला कर लूँगा तो नामुमकिन। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुश्ताक गनी ने रिफतुल्लाह उरगज़ई से बात की। इस मौजू पर हमें आपकी आरा फेसबुक पर मौसूल हो रही हैं। जहांगीर खान पेशावर से लिखते हैं, सबसे पहले नया रेडार लगाना चाहिए। अगर अवाम बाखबर रहेंगे तो ज़्यादा एहतियात करेंगे। HP खोसो लिखते हैं, महकमे मौसमियात इंतहाई नाअहल है। मालूमात लेने के लिए कॉल करो तो नखरे करते हैं या फिर फ़ोन ही नहीं उठाते। और वक़ारुन्निसा नियाज़ ठट्ठा से लिखती हैं, जो इलाके आफत की जद में आते हैं उनका पहले से सर्वे किया जाना चाहिए और वहाँ के मकीनों को तरबियत दी जानी चाहिए। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के बेटे उवैस शाह को बाजियाब कराने का दावा करते हुए बताया है कि इस ऑपरेशन में 3 मुल्ज़िमान हलाक हुए, जिनका ताल्लुक़ तहरीक तालिबान से है। उवैस शाह को कराची पहुँचाया गया है, जहाँ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह समेत जजेस और सियासतदान मुबारकबाद देने पहुँचे। रियाज सोहेल की रिपोर्ट। अवैस शाह 29 रोज़ के बाद आज सुबह रेंजर्स की निगरानी में अपने घर पहुँचे। उन्हें खुसूसी तैयारी के जरिए कराची लाया गया था। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने अपने बेटे के हमरा गैर मामूली तौर पर मीडिया के साथ बात की और कहा कि फौज की कोशिशों से उनके बेटे की बाजियाबी अमल में आई है। रात को जनरल रहीम शरीफ ने फ़ोन किया और मुझे कहा कि जी आपका बच्चा रिकवर हो गया। फिर DG ISI वो उन्होंने बाकी के मामला जो है वो तय करके उसको यहाँ तक पहुँचा। ये हुकूमत पाकिस्तान का आर्मी हिस्सा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान नहीं किया, मैं आर्मी ने किया, हुकूमत पाकिस्तान ने किया, आर्मी कोई अलहदा नहीं है। अवैस शाह के अगवा में कौन सा गिरोह मुलविस है और उसके मकासद क्या थे, ताहाल अभी तक ये वाज़ेह नहीं। इस सूरत हाल पर अवैस शाह ने खामोशी अख्तियार कर रखी है, जबकि ISPR का दावा है कि इस वारदात में तालिबान का एक धड़ा मुलविस था, लेकिन उसका नाम अभी तक जाहिर नहीं किया गया। पाकिस्तान की फौज के ताल्लुकात आमा शोबे का कहना है कि अवैस शाह को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग से मुकाबले के बाद बाजियाब कराया गया। उन्हें एक गाड़ी में अफगानिस्तान मुंतकिल किया जा रहा था। इस ऑपरेशन में 3 मुल्ज़िमान हलाक हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटे के अगवा के खिलाफ एक तरफ वकला ने एहतजाज जारी रखा तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाया हुआ था। शायद इसी दबाव का नतीजा था कि सलमान तासीर के बेटे शेबा तासीर और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर के मुकाबले में चीफ जस्टिस के बेटे की बाजियाबी जल्द अमल में आई। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, कराची। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ताज़ा झड़पों में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। गुज़श्ता 10 दिनों से जारी झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 42 हो गई है। शहर में मवासलात का निज़ाम बंद है, ताहम अखबारात पर लगी हुई पाबंदी हटा ली गई है।
तुर्की ने 15,000 से ज़्यादा तालीमी अमले को एक जिला वतन मजहबी रहनुमा से मुबैना ताल्लुकात के शुबे में मुअत्तल कर दिया है। तुर्की की वजारत तालीम ने फैसला सुनाते हुए मुअत्तल होने वाले अमले की शिनाख्त अभी नहीं की है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन के पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप तवज्जो का मरकज़ रहीं, लेकिन उन पर सदर ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा की तकरीर के हिस्से चोरी करने का इल्ज़ाम लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन ने इस कन्वेंशन के दौरान उनकी नामजदगी का रास्ता रोकने की भी नाकाम कोशिश की। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर मुलाकात कराएंगे 20 साल बाद टेस्ट रैंकिंग में सरफहरिस्त होने वाले पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह से। और एक ऑपरेशन जो इन जीते जागते भंवरों को रोबोट्स बनाकर इनकी परवाज और चलने फिरने पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज की। लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तानी टीम की तारीखी फतह में अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह अब बोलर्स की टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। यासिर शाह से हमारे साथी आदिल शाहजेब ने मुलाकात की और उनसे पहला सवाल यही पूछा कि लेजेंडरी स्पिनर मुश्ताक अहमद और शेन वॉर्न की मौजूदगी में उन पर कितना दबाव था और वो कैसा महसूस कर रहे थे। ठीक है, शेन वॉर्न मेरे बचपन से फेवरेट बॉलर हैं और मुशीब मेरे उस्ताद हैं, लेकिन दो मुशीबे मुझे बताते रहते हैं अपने मेरे बॉलिंग के बारे में, उसके बारे में, और मेरे वैसे बात होती रहती है शेन वॉर्न से अपनी बॉलिंग के बारे में कि क्या करूं क्या ना करूं, तो पूछता रहता हूं। लेकिन मेरे खुशकिस्मत की बात यह है कि दोनों आए हुए थे उस दिन ना, दोनों ग्राउंड में ही थे, एक कमेंट्री कर रहे थे, एक पवेलियन में बैठे हुए थे, तो एक जगह से मैसेज दे रहे थे, एक मेरे बारे में बोल रहे थे, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। यासिर, लॉर्ड्स टेस्ट में तारीख़ी परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद आप रैंकिंग में बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या एहसासात हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ और ख़ुशी तो होती है, लाजमी बात है कि मैं पहले टेस्ट मैच खेल रहा था इंग्लैंड में और वो भी लॉर्ड्स में खेल रहा था, ये मेरी खुशकिस्मती थी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो मैं परफॉर्मेंस भी अल्लाह ताला ने कराई है, तो 10 आउट भी कराए, तो उस पर बहुत ज़्यादा खुशी है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ उस पर। ये कि मैंने बस अपना कंसंट्रेट किया एक जगह पे बॉल करने के, उस पर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम तो अच्छी परफॉर्म कर रही है 2-3 सालों के अगर स्टेटिस्टिक्स पे नज़र डाली जाए, लेकिन पाकिस्तान की वनडे टीम और फिर T20 टीम, उसमें परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है आपके ख्याल में? ये कि इंशाल्लाह अभी वनडे में थोड़े से नए लड़के थे और वो उसको ग्रूम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप सवाबी में जहाँ से हैं वहाँ के लोग तो ज़्यादातर या अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हैं और या फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं, तो ये लेग स्पिन की तरफ आप क्यों आए? वहाँ के लेग स्पिनर बहुत हैं यार, वहाँ के लेग स्पिनर फवाद भी खेले ऑस्ट्रेलिया से, वो भी सवाबी कहीं हैं, और जो आपके लेजेंड अब्दुल कादिर साहब है वो भी सवाबी कहीं हैं, तो हमारे सवाबी के बड़े अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं वहाँ पे। और हम फास्ट बॉलर, ये लाजमी बात है कि जुनैद खान फास्ट बॉलर वहाँ से आए और काफ़ी फ़र्स्ट क्लास प्लेयर है, जो बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन हैं, तो यहाँ की वहाँ पे टैलेंट है बहुत ज़्यादा। यासिर, आपके काफ़ी सारे फैंस आपको पाकिस्तान का मेसी करार देते हैं, तो क्या मेसी आपके भी पसंदीदा फुटबॉलर हैं? ये कि जब भी मैं फ़ुटबॉल देखता हूँ, अर्जेंटीना का मैच देखिए, बार्सिलोना का, तो लाजमी बात है मेसी को देखता हूँ, वो अच्छा खेलता है, अच्छा फुटबॉल खेलता है, तो लाजमी बात है मुझे पसंद है वो भी। ये कि बस मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे अपने नाम से पुकारें यासिर शाह, ठीक है, और ये उन लोगों का बड़ा फन है कि मुझे इतना बड़ा नाम दे रहे, क्योंकि मेसी एक बड़ा प्लेयर है वो। अच्छा, ऑन पिच हो या ऑफ पिच, आप हमेशा आपको मुस्कुराते ही देखा गया है, तो क्या इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं आप? नहीं, ये नेचुरली है, अल्लाह का शुक्र नेचुरली है, और इसके लिए क्या ट्रेनिंग करनी है। यासिर, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट बॉलर शेन वॉर्न है और मेरा फेवरेट बैट्समैन जो था वो रिकी पॉन्टिंग है। पाकिस्तान में टैलेंट है? बहुत है, पाकिस्तान में बड़े प्लेयर, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन बचपन से बंदा देखते हैं ना, एक टीम फेवरेट होती है ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या कोई, तो उसमें ये प्लेयर जो 2 प्लेयर थे मुझे बड़े पसंद हैं। यासिर शाह की BBC उर्दू के साथ खुसूसी गुफ्तगू। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। कराची में दहशतगर्दों के इलाज में मुआवनत के मुकदमे में सियासी रहनुमाओं की ज़मानतें मनसूख। कंदील बलोच के वालिद का बयान कि वो अपने कातिल भाई समेत पूरे घराने की कफालत किया करती थीं, और पाकिस्तान के साबिक़ फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के तमाम असासे मुंजमद करने का अदालती हुक्म, ये तमाम खबरें बहुत पढ़ी जा रही हैं।
सिंगापुर में न्यानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक भंवरे को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए साइबॉर्ग बनाकर इसकी परवाज और चलने फिरने पर कंट्रोल हासिल किया है। किसी जानदार को रोबोट की तरह कंट्रोल करने का क्या फ़ायदा हो सकता है, यही जानने की कोशिश की है नामानिगार सेरा टॉम्स ने। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं समरा फातिमा। साइबोर्ग या मशीनों से बनी मखलूक फिल्मों में अक्सर इंसान की दुश्मन के तौर पर सामने आती है, मगर ये साइबोर्ग भंवरे जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने माइक्रो इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके कीड़ों के चलने और उड़ने पर कंट्रोल हासिल किया है। नानयांग की टीम के मुताबिक ऐसी जानदार मखलूक जिसे रोबोट्स की तरह कंट्रोल किया जा सके, वो आफत के वक्त इमदादी काम में मदद दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जानदार के साथ जुल्म है, मगर साइंसदानों के नज़दीक इसके फायदे कहीं ज्यादा हैं। हम तिब के शोबे में तहकीक के लिए जिंदा चूहों का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल में इन्हें इंसानी सेहत के लिए जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। हम समझते हैं कि लोगों को ये मानना चाहिए कि इन भंवरों के जरिए मुसीबत ज़्यादा तक पहुंचा जाएगा जिन तक रसाई मुमकिन नहीं। हमारे काम में भंवरे के लिए तकलीफ तो ज़रूर है, लेकिन इसका मकसद आफतज़दा इंसानों की मदद है। भंवरे में इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए जाते हैं और इसे रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। चूंकि भंवरे छोटे और फुर्तीले होते हैं, इसलिए उन्हें निगरानी करने वाले ड्रोन्स की तरह जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जानदार कीड़े में इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट करने में $7 से ज़रा ज़्यादा लगते हैं, जो पूरा रोबोट बनाने से कहीं सस्ता है और भंवरों को प्रोग्राम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर एक जानदार को इस तरह कंट्रोल करना कई इखलाकी सवाल उठाता है। आगे क्या होगा और बात कहां तक जाएगी, और इससे हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी किस तरह मुतासर होगी। सेरा टॉम्स की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए एक खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।